टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। सामाजिक अध्ययन का दूसरा पार्ट है आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2023 का। तो समय कम होने की वजह से सीधे आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है? तो भारत में कुल क्षेत्रफल में 51% में कृषि होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संसार में शक्ति के संसाधन क्या हैं? अरे संसार में शक्ति के संसाधन मात्र 3 ही हैं। एक कोयला है, खनिज तेल है और जल शक्ति है। वैसे यार और भी शक्ति है। विश्व में देखा जाए तो सूर्य की शक्ति भी है, सौर ऊर्जा ना, सौर या ऊर्जा भी है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवहन के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं? जल थल वायु, मतलब जल परिवहन, वायु परिवहन और ओके वायु परिवहन। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं चेहरा नहीं दिखाता हूँ, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जल परिवहन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक मार्ग, नहर जल मार्ग, सामुदायिक। जल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? जल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक जल मार्ग, नहर और समुद्री जल मार्ग। वृक्षों के 2 महत्व को दर्शाइए। अरे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और दूसरा मृदा अपरदन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे वो लकड़ियाँ देते हैं, सूख जाते हैं जो, तो टहनियाँ टूट जाती हैं। फल देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, हाँ, और हमें इत्र बनाने के लिए भी पुष्प देते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थल मार्ग से आप क्या क्या आशय है या क्या अभिप्राय है, समझाइए। धरातल पर आने जाने के मार्ग, ओके, धरातल पर आने जाने के मार्ग के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़कें तथा रेल मार्ग आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। भारत में रेल परिवहन का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 63974 किलोमीटर है, मतलब 63,974 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है? जहाँ पर नाव, स्टीमर, पानी की जहाजें चलती हैं वह जल मार्ग कहलाता है। ठीक, समझ में आया? आगे चलो। भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से हैं? तो भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से? भारत के 3 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। एक गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया जाती है, अपने प्रयागराज से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर। ओके, हाँ, और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुवरी के बीच में 891 किलोमीटर। और एक है केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम खंड तक 205 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बड़ा जल मार्ग कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर। ओके, समुद्री जल मार्ग से क्या तात्पर्य है? समुद्री जल मार्ग समुद्र के रास्ते से यात्रा करने एवं माल ढोने के का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री जल मार्ग से होता है। ओके, बंदरगाह पत्तनम क्या है? बंदरगाह समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पानी के जहाज आकर
होते हैं और यात्री व माल उतारा या चढ़ाया जाता है बंदरगाह या पत्तन कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? तो कृषि से समझाइए। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, बागवानी, मत्स्य पालन भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो गेहूँ होती हैं, चावल होती हैं, जौ, चना, मटर, दाल, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? तो नकदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, जूट। ठीक, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधि पौधे आदि नकदी फसलें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पेय एवं बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं? तो पेय एवं बागवानी फसलें कौन सी हैं? चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाला आदि पेय एवं बागवानी फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं। रबी की फसलों का वर्णन कीजिए। हाँ, आगे देखिए। समय क्या होता है रबी की फसलों का? सर्दी में बुआई तथा ग्रीष्म काल में कटाई। ठीक, जैसे गेहूँ होती है ना, सर्दी में बोया जाता है। चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई ये सब सर्दी में बोए जाते हैं और गर्मी में काटे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। खरीफ। खरीफ की फसलों का वर्णन कीजिए। समय वर्षा प्रारंभ में बुआई तथा शीत ऋतु प्रारंभ में कटाई। वर्षा प्रारंभ में बुआई तथा शीत ऋतु प्रारंभ में कटाई। जैसे धान, लौग उसको कहते हैं ना गांव में, लौगही करना या लौग लगाना या बहुत सारी चीज़ें। जैसे मक्का बोए जाते हैं, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि बोई जाती हैं। अच्छा, जायद की फसलें कौन कौन सी है? समय क्या होता है? मार्च में अप्रैल में बुआई की जाती है। जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, सब्जियां। आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के कोई 5 महत्व। खनिज पदार्थ मतलब समस्त उद्योग धंधों का आधार होता है। परिवहन साधनों का विकास होता है। ऊर्जा शक्ति का साधन होते हैं। देश की सुरक्षा में योगदान होता है। खनन के लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? भैया ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन जैसे जैसे ज्वारीय ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। आज अब हिमालय के महत्व के 2 वाक्य लिखिए। महत्व पर टिप्पणी कहे हैं। हाँ, जैसे पहला, हिमालय पर्वत पर जलवायु को नियंत्रण करता है। समझे? जैसे एक बादल होता है ना, वो दूसरी तरफ जाता रहता है तो ये रोक कर वर्षा करवा देता है। फिर हिमालय पर्वतीय हिमालय पर्वतीय उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया। जैसे एक सिंधु नदी का मैदान जिसे कहते हैं सिंधु द्रोणी, एक गंगा नदी का मैदान जिसे कहते हैं गंगा द्रोणी, एक ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट क्या? तो बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। ऑक्साइड को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम, ठीक, शुद्ध एल्युमिनियम अलग
कर लिया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन बनाने में लिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज क्या है? यह महत्वपूर्ण खनिज यह महत्वपूर्ण खनिज है। इसका अधिकतर प्रयोग लौह उत्पादन या लौह उत्पाद उद्योग में किया जाता है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक, अभ्रक से आप क्या समझते हैं? देखो, अभ्रक से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। आप गुलाल अबीर में चमकीला पदार्थ देखा होगा, यह पदार्थ अभ्रक ही है। भारत विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयला क्या है? भैया कोयला तो बता ही लोगे, कोयला खनिज पदार्थ है, ठीक, या कार्बनिक पदार्थ है। इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे खानों जिसे खानों से निकाला जाता है तथा ऊर्जा के रूप में इसका ईंधन भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल से क्या अभिप्राय है? खनिज तेल औषधि शैलों में रंध्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। प्राकृतिक गैस से क्या तात्पर्य है, समझाइए। प्राकृतिक गैस के स्थल, सागर तथा महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इसका मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने, बिजली उत्पादन तथा मोटर इंजन चलाने में किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, लोकसभा भंग की स्थिति को समझाइए। लोकसभा कब भंग होती है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। आगे बढ़ते हैं। संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। भैया, संसद के 4 अधिवेशन होते हैं। एक बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन। एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं? तो भैया, लोकसभा कानून बनाता है, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, जनता पर कार्य कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना। ओके, अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। या एक अस्थायी सदन है। यह सदन कभी भंग नहीं होता। कारण क्या है न भंग होने का? हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, इसलिए भंग होता ही नहीं है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होती है? भैया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, और भी है, पागल एवं दिवालिया नहीं होनी चाहिए। ये सब तो कॉमन चीज़ें, ये सबको पता होती है। राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है? तो भैया, राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी अधिकार होता है, कानून निर्माण संबंधी अधिकार होता है, न्याय संबंधी अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार होता है। ठीक, संकटकालीन भी अधिकार होता है। प्रधानमंत्री का आशय समझाइए। तो प्रधानमंत्री का क्या आशय है? प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह देश का नेतृत्व करता है तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक न्यायाधीश की योग्यता बताइए। एक न्यायाधीश की क्या क्या योग्यताएं होती हैं? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए,
उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 62 वर्ष से अधिक ना हो, और 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, मतलब वकील वगैरह की हो। हाँ, कर कितने प्रकार के होते हैं, तो कर भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। ठीक। भारत में मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, तो भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी 1526 में, इब्राहिम लोदी को हरा के। आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, किसके मध्य में हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था, तुजुक ए जहांगीरी। दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनाए गए हैं, तो जहांगीर द्वारा बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। क्या है धात्विक पदार्थ, लौह, गंधक, आभ्रक, तांबा, सोना, कोयला इत्यादि। तो इस नहीं सॉरी इसमें कहे हैं कि लौह अयस्क, धात्विक अयस्क को छांटना है, जिसमें करंट चला जाए। क्या क्या किसमें करंट जाता है, तो लोहे में जाता है, तांबे में जाता है और सोने में जाता है, मतलब ये सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है, भैया हमारी KGF मूवी जिसने देखा है वो कर्नाटक का कोलार की खान नहीं भूलेगा। ठीक। बॉक्साइड का एक उपयोग बताइए, बॉक्साइड हवाई जहाज बनाने में काम आता है। ठीक। और अणु शक्ति ऊर्जा केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो अणु शक्ति ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुई थी 1954 में। आगे बढ़ते हैं। 1954 में। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम, भैया शीतोष्ण प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, जंगली घोड़े पाए जाते हैं, जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं जंगली भालू भी पाए जाते हैं, वो सफेद वाले। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे, तो उसमें 21 सदस्य थे। सम्मति सूची में आने वाले 4 विषय, सम्मति सूची में चिकित्सा, धार्मिक संस्थाएं, शादी और उद्योग। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत की 3 सेनाओं का प्रधान कौन होता है, तो भारत की 3 सेनाओं का प्रधान होता है राष्ट्रपति। ओके, आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाबरनामा बाबर की ही आत्मलिखी कृति है। आगे बढ़ते हैं। कबूलियत किसे कहा जाता है, तो कबूलियत किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ, तो भैया हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। समझे भैया, अकबर इसमें गया ही नहीं था लड़ने, डर के मारे। आगे बढ़ते हैं।